नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एमपी जीके के टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमने हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपकी आने वाली एमपी की सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है, तो याद रखना है दोस्तों। जो मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला है, इस मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और जब गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो इसी गन्ने के से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। तो याद रखना है जो नरसिंहपुर जिला है इसको चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है दोस्तों बैतूल से। तो बैतूल के बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि भाई घड़ी बनाने का कारखाना, घड़ी बनाने का जो कारखाना है ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर है, बैतूल में। फिर एक पॉइंट सिंगरौली के बारे में भी याद कर लो कि भाई जो कोयला है, इस कोयले की सबसे मोटी परत अगर आपसे पूछे कि कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है, तो कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली में पाई जाती है। और जबलपुर के बारे में एक चीज याद रख लेना कि जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी बोला जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा माना जाता है, तो मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला है आपका कौन सा, जबलपुर। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, शिक्षित मतलब साक्षर। तो सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित की गई है। एमपीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित की गई। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर है या उज्जैन जिला है, इसी उज्जैन में आपका विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। फिर आपसे पूछे कि भाई महाकाल का मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल जो मंदिर है, ये महाकाल मंदिर कहाँ पर है, आपका उज्जैन में है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई मंगलनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो मंगलनाथ मंदिर भी आपको बताना है कि मंगलनाथ मंदिर भी कहाँ पर है, उज्जैन में। और दोस्तों ये जो मंगलनाथ मंदिर है ना, ये पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, मंगलनाथ मंदिर, जो कि उज्जैन में आता है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है। और यहीं पर हर 12 वर्ष में क्या लगता है, तो सिंहस्थ का आयोजन होता है। अगर आपसे पूछे कि अगला सिंहस्थ कब लगेगा, तो सन 2028 में अगला सिंहस्थ आपका आयोजित किया जाता है। तो उज्जैन के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि लमेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां पर जियो पार्क की स्थापना की गई। देखो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो लमेटा गांव है ये किस जिले में आता है, तो ये जबलपुर जिले में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यहाँ पर किसकी स्थापना की गई, तो यहाँ पर जियो पार्क की स्थापना की गई। ये जियो पार्क की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि यहाँ पर डायनासोर के अवशेष मिले। और डायनासोर के अवशेष मिलने के कारण यहाँ पर क्या स्थापित किया गया, तो यहाँ पर जियो पार्क स्थापित किया गया, जो यहाँ पर लमेटा गांव में। और लमेटा गांव कहाँ आता है, तो ये जबलपुर में आता है। ये आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम नर्मदा नदी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट याद करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आपसे पूछे कि भाई नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो नर्मदा नदी का उद्गम आपको याद रखना है दोस्तों अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से होता है। और ये जो अमरकंटक है ये किस जिले में आता है, तो ये अनूपपुर जिले में आता है। तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। फिर आपसे पूछे कि भाई इसका समापन कहाँ पर होता है, तो समापन आपको याद रखना है दोस्तों खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। फिर आपसे पूछे कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपको याद रखना है दोस्तों टोटल, तो अगर इसकी लंबाई की बात पूछे तो 1312 किलोमीटर है टोटल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। तो टोटल तो 1312 हो गई और मध्य प्रदेश में 1077 हो गई। फिर आपसे पूछे कि भाई ये कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो ये मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में महाराष्ट्र में बहती है, और महाराष्ट्र के बाद में ये गुजरात में बहती है, और गुजरात के बाद में इसका समापन खंबात की खाड़ी में हो जाता है। फिर आपसे पूछे कि जो नर्मदा नदी है ये किसका निर्माण करती है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर इसके बारे में 2-3 पॉइंट और याद रखना है दोस्तों कि इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं।
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, नर्मदा नदी है। तो इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको नर्मदा नदी के बारे में याद रखना है, जो कि इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखो ये जो वर्धा नदी है ना दोस्तों, ये किस पर्वत से निकलती है, तो वर्धन शिखर से निकलती है। और जो वर्धन शिखर है ना दोस्तों, ये वर्धन शिखर कहाँ पर है, तो ये वर्धन शिखर आता है आपका बैतूल में। तो बैतूल से आपका वर्धा नदी निकलती है। और अगर आपसे पूछे कि इसका समापन कहाँ पर होता है, तो इसका समापन आपको याद रखना है दोस्तों, कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में। तो महाराष्ट्र की गोदावरी नदी में इसका समापन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने होता है कि मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है। देखो एक तो नदी है दोस्तों आपकी कौन सी, तो एक नदी है बेनगंगा, बेनगंगा। और दोस्तों ये जो बेनगंगा नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो इसका उद्गम होता है सिवनी से। सिवनी का जो परसवाड़ा पठार है वहां से बेनगंगा निकलती है। और एक नदी है वर्धा नदी, और वर्धा नदी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है। तो बैतूल से वर्धा नदी निकलती है और शिवनी से बेनगंगा नदी निकलती है। और दोनों ही नदियां जहां पर मिलती है उस क्षेत्र को कहा जाता है या उस स्थान को कहा जाता है प्राणहिता। प्राणहिता यानी जो संगम होता है इनका, उसको कहते हैं प्राणहिता। और दोस्तों आगे चल के इन दोनों की जो संयुक्त धारा है वो महाराष्ट्र में कौन सी नदी में मिल जाती है, तो महाराष्ट्र की गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो गोदावरी नदी में ये दोनों का संगम मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेनगंगा और वर्धा का जो संगम है इसी को प्राणहिता कहा जाता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य की किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है ये सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और इसीलिए दोस्तों जो सोयाबीन है ये मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है। मध्य प्रदेश की राज्य की फसल अगर आपसे पूछे तो कौन सी है, सोयाबीन है, सोयाबीन है। फिर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का जो नाम है वो एक सोया प्रदेश भी है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। फिर आपसे पूछे कि भाई सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स जो है ये सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सोयाबीन का जो अनुसंधान केंद्र है ये अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना है इंदौर में है। और सोयाबीन का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया, तो सोयाबीन संयंत्र आपका उज्जैन में लगाया गया। उज्जैन में सोयाबीन संयंत्र है और इंदौर में अनुसंधान केंद्र है। तो इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको सोयाबीन के बारे में याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखो मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात आता है दोस्तों जिसका नाम है बहुटी। क्या नाम है, बहुटी। और ये जो बहुटी जलप्रपात है ना, ये कौन सी नदी पर है, तो ये सेलर नदी पर है, सेलर नदी पर है, सेलर नदी पर है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई या ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो ये कितनी है, 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आपसे पूछे कि ये कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में कहाँ पर है, मऊगंज में। जो मऊगंज है दोस्तों ये वर्तमान में मऊगंज में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि 2023 से पहले ये कहाँ था, तो 2023 से पहले ये रीवा में था। क्यों, क्योंकि 2023 में रीवा से अलग होकर एक जिला बनाया गया मऊगंज। तो 2023 के बाद में ये मऊगंज के साथ ही सॉरी मऊगंज में बहुटी जलप्रपात आपका चला गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बहुगंज। फिर आपसे पूछे कि चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, तो चचाई आपका चंबल नदी पर है। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, सॉरी चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात और रीवा में है, रीवा में है बीहड़ पर। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। और कपिल धारा कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। देखो ये चचाई वाला क्वेश्चन आ गया, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है या पर किस जिले में है, तो ये रीवा जिले में है, रीवा जिले में। और कौन सी नदी पर है, तो ये बीहड़ नदी पर। तो बीहड़ नदी पर आपका चचाई जलप्रपात है, तो कहाँ पर है, तो ये रीवा में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला,
मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अब बेतवा नदी के बारे में 2-4 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बेतवा नदी की। तो अगर आपसे पूछे कि भाई जो बेतवा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो बेतवा नदी का उद्गम होता है कुम्हारा गांव से। कुम्हारा गांव, तो ये कुम्हारा गांव किस जिले में है? तो रायसेन जिले में। तो रायसेन के कुम्हारा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। फिर आपसे पूछे कि भाई इसका समापन कहाँ पर होता है, तो इसका समापन होता है दोस्तों यमुना नदी में। यमुना नदी में, यमुना नदी में। और दोस्तों ये जो बेतवा नदी है ना, इसको प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। तो प्रदूषण के आधार पर अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे बोला जाता है, तो बेतवा नदी को बोला जाता है। फिर अगर आपसे पूछे तो दोस्तों इसमें एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना कहाँ पर है? तो माता टीला परियोजना भी बेतवा नदी पर बनाई गई। तो इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बेतवा नदी से याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कुमारा गांव में। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, फाइयान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश का एक पठार आता है जिसका नाम है मालवा का पठार। और जब इस मालवा के पठार में चीन से एक यात्री आया जिसका नाम था फाइयान। तो चीनी यात्री फाइयान जब मालवा के पठार पे आता है तो उसने देखा कि भाई मालवा के पठार में ना तो अधिक गर्मी है, क्या है, ना तो अधिक गर्मी है, ना तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक ठंड है, ना ही अधिक ठंड है। तो ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंड है। तो इसीलिए जो चीनी यात्री फाइयान था उसने क्या कहा कि भाई जो मालवा की जलवायु है, मालवा की जो जलवायु है ये विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। तो अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कौन सी है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा की जलवायु है। और ये बात किसने की? तो चीनी यात्री फाइयान ने की। क्यों? क्योंकि मालवा में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंड रहती है, यहाँ पर समतल तापमान रहता है। तो इसलिए मालवा की जलवायु को चीनी यात्री ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताए। इस मालवा के पठार में 2-3 चीजें याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है। मालवा का पठार है जो कि कितने % भाग पर फैला हुआ है? तो टोटल 28% भाग पर ये फैला हुआ है। फिर अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ की मिट्टी आपके लिए इंपोर्टेंट है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी के साथ साथ यहाँ पर जो गेहूं है, ये गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस पठार को गेहूं की डलिया का पठार कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सिगार। सिगार यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको मालवा के बारे में याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और मालवा की जानकारी सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ पर है। देखो, देश का जो पहला कामधेनु अभ्यारण्य बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? सालरिया में। और ये जो सालरिया आता है ना दोस्तों, ये किस जिले में आता है? तो ये आगर मालवा में। तो अगर आपसे पूछे कि भाई सालरिया कहाँ पर आता है, तो ये आगर मालवा में आता है, पहली इंपोर्टेंट चीज। फिर आपसे पूछे कि भाई आगर मालवा जो जिला है वो कब बनाया गया? सन 2013 में आगर मालवा को जिला बनाया गया। किससे अलग करके? तो आगर मालवा को शाजापुर से अलग किया गया। तो शाजापुर से अलग करके आगर मालवा को जिला बनाया गया। सन 2013 में ये जिला बनाया गया। और याद रखना है दोस्तों, जो आगर मालवा है ना, यहाँ के सालरिया गाँव में पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है देश का गो अभ्यारण्य। तो इसका नाम क्या है? कामधेनु गो अभ्यारण्य। तो कामधेनु गो अभ्यारण्य किस जिले में आता है? आगर मालवा के सालरिया गांव। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस क्वेश्चन पर आने से पहले हम ये जानकारी ले लेते हैं दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश ही नहीं देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश ही नहीं देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है दोस्तों जिसने क्या किया था? तो अपना शुभंकर जारी किया था। शुभंकर जारी किया था और उसको उस नेशनल पार्क का क्या नाम है? तो उसका नाम है कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क। और ये कहाँ आता है? तो ये मंडला में आता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना
शुभंकर जारी किया था तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कान्हा-किसली नेशनल पार्क, जो कि मंडला जिले में आता है। और दोस्तों इसने जब अपना शुभंकर जारी किया तो उसका नाम क्या रखा, तो भूर सिंह द बारासिंगा, भूर सिंह द बारासिंगा, बारासिंगा इसने उसका नाम रखा। तो इसने जो अपना शुभंकर जारी किया उसका नाम क्या रखा, तो भूर सिंह द बारासिंगा। और ये कब जारी किया गया, सन 2014 में। और इसकी जो डिजाइन तैयार की वो किसने की, तो वो की रोहन चक्रवर्ती ने, रोहन चक्रवर्ती। तो रोहन चक्रवर्ती ने इसकी डिजाइन तैयार की भूर सिंह द बारासिंगा के। जब भूर सिंह द बारासिंगा 2017 में जारी किया, उसके बाद में दोस्तों एक और राष्ट्रीय उद्यान आया जिसका नाम है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। और इस कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में क्या हुआ था, तो सन 2021 में चीते लाए गए थे। जब यहाँ पर चीते लाए गए तो इसने भी क्या किया, तो अपना शुभंकर जारी किया और उसका नाम रखा चिंटू चीता। क्या नाम रखा, चिंटू चीता। तो जो चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला नेशनल पार्क है वो कौन सा है, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर आता है, ये श्योपुर में आता है, श्योपुर में आता है। तो ये इतनी जानकारी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। हर क्वेश्चन से जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी वो सारी निकालकर हम आपके सामने ला रहे हैं। अगला, किस रसायन के कारण कान्हा-किसली नेशनल पार्क में बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। देखो दोस्तों ये जो कान्हा-किसली नेशनल पार्क है ना, इसमें एक रसायन पाया जाता है जिसका नाम है मेटाबोलाइट्स। और दोस्तों ये जो मेटाबोलाइट्स नामक रसायन यहाँ पर है, इसी के कारण जो यहाँ के बाघ है वो अत्यधिक तनाव में रहते हैं या फिर डिप्रेशन जैसी स्थिति में रहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से 2-3 चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया, तो 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। फिर आपसे पूछे कि इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है 1973 में। 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। फिर आपको एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला जिले में आता है, मंडला जिले में आता है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कान्हा-किसली से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो बारिश के बारे में 2-3 चीजें मैं आपको याद रखवाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्षा की। किसकी बात कर रहे हैं, वर्षा की। तो वर्षा से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान आपको बताना है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, देखो स्थान तो पंचमढ़ी है लेकिन जिला अगर आपसे पूछे तो फिर आपको बालाघाट बताना है। दोनों क्वेश्चन आंसर है। सबसे ज्यादा जिला पूछे वर्षा वाला तो बालाघाट है, लेकिन स्थान पूछे तो पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी कोई जिला नहीं है, ये होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला पंचमढ़ी है और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला बालाघाट है। और सबसे कम वर्षा की हम बात करें दोस्तों तो सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो भिंड है। और इसी भिंड का एक स्थान आता है गोहद। तो गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो मध्य प्रदेश का जो भिंड है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट। और भिंड का भी कौन सा स्थान है, तो भिंड का गोहद स्थान जहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे कम या न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा नदी के किनारे सफेद संगमरमर पाए जाते हैं। देखो मध्य प्रदेश का एक स्थान है दोस्तों जबलपुर, और इसी जबलपुर के अंतर्गत एक स्थान आता है जिसका नाम है भेड़ाघाट। तो मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला और जबलपुर का एक स्थान है भेड़ाघाट। इस भेड़ाघाट में क्या पाया जाता है दोस्तों, सफेद संगमरमर पाई जाती है। सफेद संगमरमर यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई जो रंगीन संगमरमर है, ये रंगीन संगमरमर कहाँ पाई जाती है, तो रंगीन आपको बताना है ग्वालियर में। जो ग्वालियर है, इस ग्वालियर में रंगीन संगमरमर पाई जाती है। और जो आपका भेड़ाघाट है जो कि जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सफेद संगमरमर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां से यूरेनियम खनिज की प्राप्ति की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है दोस्तों शहडोल।
और जो शहडोल जिला है ना, ये एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से मध्य प्रदेश में यूरेनियम नामक खनिज के भंडार पाए जाते हैं, ये यूरेनियम खनिज निकाला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, देखो मध्य प्रदेश में दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और ये जो नर्मदा नदी है ना दोस्तों, इस नर्मदा नदी को प्राचीन काल में रेवा के नाम से जाना जाता है, और इसी रेवा के किनारे एक युद्ध लड़ा गया था, जो कि किसके मध्य लड़ा गया था, तो हर्ष और पुलिकेशन द्वितीय के मध्य लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, हर्ष और पुलिकेशन द्वितीय के बीच में रेवा का युद्ध लड़ा गया था, और इसी रेवा को वर्तमान में नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था हर्ष और पुलिकेशन द्वितीय का, इसलिए ये आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, मांडू का पुराना नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब मांडू के बारे में 2-3 इंपोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो मांडू है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है सादियाबाद, या इसी को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। तो अगर आपसे पूछे सिटी ऑफ जॉय या फिर सादियाबाद, या फिर आपसे पूछे कि भाई महलों की नगरी, महलों की नगरी, ये सारे नाम किसके हैं, तो ये सारे नाम है आपके मांडू के। अब दोस्तों ये जो मांडू है, इस मांडू के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है कि ये जो मांडू है ना, इस मांडू में एक महल है जिसका नाम है जहाज महल। तो जहाज महल पूछ ले, जहाज महल पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि भाई हिंडोला महल, हिंडोला महल। तो जहाज महल और हिंडोला महल कहाँ आते हैं, तो ये मांडू में आते हैं। क्यों, क्योंकि मांडू को महलों की नगरी कहा जाता है, तो यहाँ पर अनेक महल है, जिसमें से इंपोर्टेंट है जहाज महल, हिंडोला महल और एक रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती का महल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट महल के नाम आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये जो मांडू है ना, यहाँ की रानी जो थी, ये रानी कौन थी, तो रानी रूपमती थी, रूपमती थी, रूपमती थी। और यहाँ के जो राजा थे, वो राजा कौन थे, तो राजा थे बाज बहादुर, बाज बहादुर। तो यहाँ के राजा बाज बहादुर थे और रानी रूपमती थी। अब दोस्तों ये जो बाज बहादुर थे ना, इनका जो लड़ाई हुई वो किसकी सेना से हुई, तो अकबर की सेना से हुई। और जब अकबर की सेना से उनकी लड़ाई हुई तो इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और कुछ टाइम बाद रानी रूपमती की भी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों रानी रूपमती और बाज बहादुर की क्या बनाई गई, तो बाज बहादुर और रानी रूपमती की कब्र या छत्रिया बनाई गई। तो अगर आपसे पूछे कि इनकी कब्र या छत्रिया कहाँ पर है, तो ये सारंगपुर में है, सारंगपुर में। तो ये बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो सारंगपुर में इनकी कब्र है, ना कि मांडू में। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको मांडू के बारे में याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि जो बुरहानपुर है, इसका पुराना नाम क्या था, खानदेश, बिल्कुल सही बात है। एरन का पुराना नाम क्या था, तो स्वभोग नगर, बिल्कुल सही बात है। और कटनी का पुराना नाम क्या था, तो मुंडवारा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जो शिवपुरी है, ये शिवपुरी का पुराना नाम टुंडीकर नहीं था दोस्तों। जो टुंडीकर था, ये टुंडीकर किसका पुराना नाम था, तो ये दमोह का पुराना नाम, दमोह का। तो अगर आपसे पूछे दमोह का प्राचीन नाम क्या था, तो टुंडीकर था, ना कि शिवपुरी का। और बुरहानपुर का खानदेश था, एरन स्वभोग नगर है, और कटनी मुंडवारा है। तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। अगला, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है। याद रखना है दोस्तों, जो कस्तूरबा गांव है ना, ये कस्तूरबा गांव आता है आपका इंदौर में। और कस्तूरबा गांव जो कि इंदौर है, ये मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला गांव बना। फिर आपसे पूछे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सौर ऊर्जा से गर्म पानी किया जाता है। तो सौर ऊर्जा से जो गर्म पानी करने का संयंत्र लगाया दोस्तों, ये कहाँ पर लगाया, तो भोपाल का जो डेयरी प्लांट है, तो भोपाल का जो डेयरी प्लांट है, इस डेयरी प्लांट में आपका सौर ऊर्जा से गर्म पानी करने का प्लांट लगाया। फिर अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में पहली बार पवन चक्की कहाँ पर लगाई गई, तो मध्य प्रदेश में पहली बार जो पवन चक्कियां लगाई गई थी, ये कहाँ लगाई गई थी, तो ये देवास में लगाई गई थी, देवास में लगाई गई थी। और देवास में भी कहाँ, तो देवास का एक गांव आता है जिसका नाम है जामगोदरानी, जामगोदरानी। तो जामगोदरानी में सबसे पहले पवन चक्कियां मध्य प्रदेश के देवास में लगाई गई थी। ये इतने इंपोर्टेंट पॉइंट मध्य प्रदेश में ऊर्जा के बारे में आपको याद रखना है।
मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है? देखो दो तीन चीजें आपको याद रखना है। एक तो मंडीदीप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मंडीदीप तो आपको याद रखना है कहाँ पर, रायसेन में। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बानमोर, कि बानमोर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? बानमोर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? तो जो बानमोर औद्योगिक केंद्र है ना दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये मुरैना में। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बानमोर कहाँ पर है, मुरैना में, और मंडीदीप औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपको रायसेन में बताना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देखो मध्य प्रदेश में जो नोट छापने का स्थान है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के देवास में है। पहली इंपोर्टेंट चीज, तो देवास के बारे में क्या याद रखोगे कि भाई जो देवास है, इस देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। फिर देवास में एक और चीज याद रखना है दोस्तों, कि जो देवास की टेकरी है, इस देवास की टेकरी पर कौन सी माता का मंदिर है? तो चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर है, ये चीज आपको याद रखना है। इसी देवास में नोट छापे जाते हैं। और ये जो देवास है दोस्तों, कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? देवास याद रखना है दोस्तों, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो उज्जैन संभाग में आपका देवास आता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला, इंदौर जिले के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? देखो दोस्तों, जो इंदौर जिले का पातालपानी जलप्रपात है या पातालपानी रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम रखा गया है टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो टांटिया मामा रेलवे स्टेशन है ना, ये किसका नाम रखा गया? तो ये रखा गया है इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि टांटिया मामा चौराया के कौन से चौराहे का नाम रखा गया, तो जो चौराया बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? तो जो इंदौर का भंवर कुआं है, तो जो भंवर कुआं चौराया है ना, इस भंवर कुआं चौराहे का नाम रखा गया है टांटिया मामा चौराहा। फिर एक और चीज आपको याद रखना है दोस्तों, कि एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम है शाहपुर रेलवे स्टेशन। शाहपुर रेलवे स्टेशन। और दोस्तों इस शाहपुर रेलवे स्टेशन का नाम किया गया था बदलकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और फिर इसका नाम बदलकर कर दिया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ये तीन नाम बदले गए। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर आता है? आपका भोपाल में। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों, कि जो भोपाल के रेलवे स्टेशन का वर्तमान नाम है वो क्या है? रानी कमलापति। और सबसे प्राचीन नाम क्या है? शाहपुर रेलवे स्टेशन। और बीच में नाम क्या रहा था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो 3 बार इसके नाम बदल दिए गए। तो ये तीनों नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अगला क्वेश्चन, कि सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल का है? देखो पहली चीज तो अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो मुरैना में होगा। और मुरैना में होता है तो इसीलिए सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल कहाँ स्थापित की गई? मुरैना में। दोस्तों इस मुरैना के बारे में दो तीन चीजें आपको याद रखना है। पहली तो ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। दूसरा अगर आपसे पूछे कि भाई जो मुरैना है ना दोस्तों, इसमें सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और एक शहद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो सरसों, दूध और शहद जो है ये मुरैना में सबसे ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। और याद रखना है दोस्तों, जो मुरैना है ना, यहाँ पर चंबल नदी बहती है। और ये चंबल नदी बहती है ना, तो इस चंबल नदी के कारण यहाँ पर सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि मुरैना में कौन सी नदी मृदा अपरदन करती है, तो चंबल नदी मृदा अपरदन करती है। भिंड, मुरैना और श्योपुर तीनों जिलों में मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? देखो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये कटनी में स्थापित की गई। पहली इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है। दूसरी इंपोर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों, कि अगर आपसे पूछे कि चूना नगरी किसे बोला जाता है, तो चूना नगरी कटनी को बोला जाता है। और चूना नगरी कटनी को क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो चूने का उत्खनन किया गया वो कटनी से किया गया था, तो इसलिए इसको चूना नगरी बोला जाता है। और यहीं पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो सीहोर है, इस सीहोर का एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है बुधनी। तो सीहोर के बुधनी में क्या बनाया जाता है? तो रेलवे स्लीपर बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रेलवे स्लीपर बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? तो सीहोर में। और सीहोर का भी कौन सा स्थान है? बुधनी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अधिक पुरुष साक्षर वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो बात आती है दोस्तों साक्षरता की, तो साक्षरता से दो तीन चीजें आपको याद रखना है। साक्षरता से दो तीन चीजें आपको याद रखना है। पहली इंपोर्टेंट चीज तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर जिला कौन सा है, तो वो आएगा आपका जबलपुर।
फिर अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, क्वेश्चन सब तरीके से बनेंगे। सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो वो भी जबलपुर है। तो पुरुष पूछ ले या सबसे साक्षर जिला पूछ ले, जबलपुर आएगा। लेकिन जब बात आती है महिला की कि भाई सबसे साक्षर महिला जिला कौन सा है, तो ये आपका आता है दोस्तों कौन सा, भोपाल। भोपाल में सबसे ज्यादा महिला साक्षर है। और फिर अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो सबसे कम साक्षर जिला आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर, तो अलीराजपुर या तो पुरुष पूछ ले या महिला पूछ ले या सबसे कम साक्षर पूछ ले, सब में सबसे कम है महिला पुरुष, और कम सबसे कम में अलीराजपुर ही आएगा। तो ये साक्षरता के बारे में क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर वाले जिला आपका जबलपुर होगा, या सबसे ज्यादा साक्षर जिला भी जबलपुर होगा। अगला, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा इंपोर्टेंट चीज अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल में जो मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। फिर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वर्तमान में शिवपुरी है दोस्तों। पहले छिंदवाड़ा था लेकिन वर्तमान में शिवपुरी है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में कौन सा है, तो मऊगंज है। वर्तमान में कौन सा है, तो मऊगंज है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग अगर आपसे पूछे दोस्तों तो वो कौन सा है, जबलपुर है। जबलपुर है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग है शहडोल संभाग। तो शहडोल संभाग सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग है। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हलवा जनजाति का मुख्य निवास जिला क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो दोस्तों ये जो हलवा जनजाति है ना, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये बालाघाट जिले में पाई जाती है। ये बालाघाट जिला आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। बालाघाट जिले से 5-6 में पॉइंट बताऊंगा आपको, वो याद रखना ही रखना है। पहली चीज तो बालाघाट के बारे में ये याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर हलवा जनजाति पाई जाती है। दूसरी इंपोर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। एक तो इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है और एक इसकी सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है। तो 2 राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य बालाघाट। फिर अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला जो है, तो वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला भी कौन सा है, बालाघाट है। फिर अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला भी कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला भी कौन सा है, तो वो भी आपका कौन सा है, बालाघाट है। ये आपको याद रखना है। फिर बालाघाट के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है दोस्तों कि बालाघाट में तांबा की खदान पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है, बालाघाट में। और बालाघाट में एक तांबा की प्रसिद्ध खदान है जिसका नाम है मलाजखंड खदान। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मलाजखंड खदान कहाँ पर है, बालाघाट में, और कौन सा खनिज निकलता है यहाँ से, तांबा। और यहाँ पर एक और खदान है जिससे मैग्नीज निकलता है, और मैग्नीज वाली खदान का नाम क्या है, तो भारवेली। क्या नाम है, भारवेली खदान या भरवेली खदान जो है, इससे मैग्नीज निकाला जाता है, और ये भी बालाघाट में। तो ये बालाघाट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट जिला है। इतनी चीजें इसके बारे में आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीर के का अनुयायी है। देखो मध्य प्रदेश की जो पनिका जनजाति है ना दोस्तों, ये पनिका जनजाति क्या करती है, तो ये पनिका जनजाति कबीर को अपना गुरु मानती है। तो कबीर के अनुयायी कौन सी जनजाति है, तो पनिका जनजाति है। किस जनजाति में लड़की के जन्म को अति शुभ माना जाता है, तो देखो जो सहरिया जनजाति है ना दोस्तों, ये सहरिया जनजाति आपका, इसमें लड़की का जो जन्म होता है उनको बड़ा शुभ माना जाता है। कुछ देखो 2-3 चीजें दोस्तों, मध्य प्रदेश में क्या है, तो मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जनजातियां, मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जनजातियां हैं जिनको सबसे पिछड़ी जातियों का दर्जा दिया गया है, जिनको सबसे पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, सबसे पिछड़ी जनजाति का क्या दर्जा दिया गया। तो उनका नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक तो होगी दोस्तों आपकी सहरिया, और दूसरी होगी आपकी भारिया। ठीक है, तो पहली तो सहरिया होगी, दूसरी भारिया होगी, सहरिया भारिया,
और एक और है जिसका नाम अभी याद नहीं हो रहा, पर 3 जनजातियों को सबसे पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है, सहरिया और भारिया। ये 2 इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। एक यहाँ पर भारिया जनजाति के बारे में 2-3 चीजें आपको मैं बताऊंगा। ये जो भारिया जनजाति है ना दोस्तों, देखो तीसरी का नाम है बेगा। बेगा तो सहरिया, बेगा और भारिया, ये 3 जनजातियां मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। देखो भारिया जनजाति के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है। ये जो भारिया जनजाति है ना, ये मध्य प्रदेश का एक स्थान है पातालकोट। पातालकोट। और दोस्तों ये जो पातालकोट है ना, ये किस जिले में आता है, तो ये छिंदवाड़ा जिले में आता है। तो छिंदवाड़ा के जो पातालकोट है, इस पातालकोट में भारिया जनजाति पाई जाती है। और इन्हीं भारिया जनजाति को आदिम मानव का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई जनजाति अभी आज के टाइम पे। तो भारिया जनजाति पातालकोट के जंगलों में पाई जाती है, जो कि छिंदवाड़ा में आता है। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, भारत का इथोपिया किस जिले को कहा जाता है, सॉरी श्योपुर को कहा जाता है। इसका कारण क्या है, तो भारत का जो इथोपिया है वो श्योपुर को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुपोषण सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कुपोषण के कारण जो श्योपुर है दोस्तों, इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, द मूरिया एंड द घोटुल, ये किसकी रचना है। देखो दोस्तों, जो बेरियर एल्विन साहब है ना, ये बेरियर एल्विन साहब ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है, तो द मूरियर एंड द घोटुल। तो ये दोस्तों घोटुल जो है ना, ये बेगा जनजाति की प्रथा है। तो बेगा जनजाति के ऊपर एक बुक इन्होंने लिखी जिसका नाम है द मूरियर एंड द घोटुल। तो ये बेरियर एल्विन की बुक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। देखो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति दोस्तों वो कौन सी है, तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो सेकंड नंबर पर है गोंड जनजाति। तो दोस्तों ये जो गोंड जनजाति है ना, ये इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। अगला, भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है। देखो भीलों का जो निवास स्थल है ना दोस्तों, उसको कहा जाता है फालिया। पहली इंपॉर्टेंट चीज, भीलों का जो निवास स्थल है, जिस निवास में या फिर जिस मोहल्ले में रहते हैं उसको फालिया कहा जाता है। और जो इनके घर होते हैं उन घर को क्या कहते हैं, तो घर को कहते हैं कू। घर को क्या कहते हैं, कू कहते हैं। और भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है, फालिया कहलाता है। और दोस्तों ये जो भील है ना, इसको बोला जाता है तीर कमान वाली जनजाति। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी जनजाति के लोग साथ में तीर कमान रखते हैं, तो वो भील जनजाति के लोग हैं जो कि साथ में तीर कमान रखते हैं। श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है बादल भोई जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा में। इंपोर्टेंट है, एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति संग्रहालय है। अगला, पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि जो पीर बुधान है ना, इनका मेला लगता है शिवपुरी में। और शिवपुरी में भी कहाँ लगेगा, तो जो सांवरा गांव जो कि शिवपुरी में आता है, यहाँ पर एक मेला लगता है पीर बुधान का मेला। तो ये बड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो चंडी देवी का मेला दोस्तों सीधी में लगता है। और सीधी में भी कहाँ, तो घोघरा गांव आता है, घोघरा गांव। तो सीधी के घोघरा गांव में चंडी देवी का मेला लगता है, ठीक है। पीर बुधान का मेला हो गया और उसके बाद में चंडी देवी का मेला हो गया। अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों कि जो अलाउद्दीन खां समारोह ये कहाँ पर मनाया जाता है, मेहर में। पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो मेहर है, ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बनाया गया, तो मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाया गया। और किससे अलग शारदा माता के भक्त थे अलाउद्दीन खां। तो अलाउद्दीन खां समारोह भी कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मेहर में मनाया जाता है, मेहर में, जो कि मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। अब मध्य प्रदेश उत्सव प्रति वर्ष कहाँ मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो दोस्तों मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से पूरे देश को रूबरू करवाने के लिए जो आपका मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है, इस दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार हम भोपाल टिक करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उत्सव है ये दिल्ली में मनाया जाता है। अगला,
हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? देखो हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगेगा दोस्तों, तो ये ग्वालियर में लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला लगता है। एक और आपको याद रखना है दोस्तों, शहाबुद्दीन का उर्स, शहाबुद्दीन का उर्स कहाँ पर लगता है? तो शहाबुद्दीन उर्स लगता है आपका नीमच में, नीमच में, ये भी चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि मार्च किस राज्य की नाट्य शैली है? दोस्तों ये जो मार्च है ना, मार्च के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है। पहली चीज तो ये याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश का राज्य की नाटक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का राज्य की नाटक कौन सा है, तो वो मार्च है। फिर आपसे पूछे कि ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये मालवा वाले क्षेत्र में। और ये कौन करते हैं, तो लगभग इसको ज्यादा से ज्यादा पुरुष करते हैं, तो पुरुष शैली में ही ज्यादा होता है। फिर अगर आपसे पूछे ले राई क्या है, तो एक चीज याद रखना है दोस्तों, जो राई है ये मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य है। तो मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य या डांस पूछे तो ये आपका राई है। राई किस क्षेत्र में होता है, तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। और अगर आपसे पूछे राई कौन करती है, तो महिलाएं करती है, महिलाएं करती है। और जो महिलाएं राई डांस करती है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको बेड़नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड़नी कहा जाता है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है, राज्य की नाटक और राज्य की नृत्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मार्च कहाँ होता है, तो मालवा वाले क्षेत्र में होता है। अगला, भ्रतहरि लोक कथा का पाठ निम्नलिखित में से किस कहाँ होता है? देखो भ्रतहरि जो है ना दोस्तों, ये कहाँ होता है, तो मालवा। भ्रतहरि लोक गायन जो है ये मालवा में होता है। और मालवा के कुछ लोक गायन आपको याद रखना है। एक तो हो गया भ्रतहरि, भ्रतहरि, एक हो गया दोस्तों सांझ, सांझ, और एक याद रखना है आपको भीड़, और एक याद रखना है बरसात, बरसात। तो भ्रतहरि, सांझ, भीड़ और बरसात जो लोक गायन है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ये मालवा में प्रसिद्ध है। अगला, सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे? तो याद रखना है दोस्तों, जो मार्च नाटक है ना उससे संबंधित सिद्धेश्वर सेन का इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार आपसे पूछा गया है। और दोस्तों ये पंडवानी गीत है ना, इसका संबंध किससे है, तो जो तीजन बाई थी, ये तीजन बाई का संबंध किससे है, तो तीजन बाई का संबंध पंडवानी से है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का जो साहित्यिक परिषद है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल में। इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने लगभग मध्य प्रदेश के 50 एमसीक्यू को डिस्कस किया और उनसे बनने वाली जितनी भी डिटेल है उनको भी डिस्कस किया। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी तरीके से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।